अरे इंडियन लॉजिक कह रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग का वो AEIO वाला पूरा पढ़ा दिया। हाँ उसको पढ़ाया है, उसको केवल एक पार्ट उसके रूल्स बताए हैं, दूसरा अभी हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स वाले हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग के सामने आएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इसको कंप्लीट कर दे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर कराते हैं। आज कराने का मूड तो था लेकिन नहीं कराया। तो सबसे पहले आज तारीख है आपकी 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल, जिसमें हम लोग ई शिक्षा संवाद समूह के माध्यम से एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों चीजों को पढ़ते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो पूरे भारत में जितना भी एजुकेशन का सिलेबस होता है, जितना भी ब्रॉड होता है, उन सबको यहाँ पर हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें टारगेट हम लोग का होता है एनटीए यूजीसी मतलब नेट जेआरएफ के लिए हम लोग जो सिलेबस पढ़ते हैं वो पूरे भारत में हम लोग देख सकते हैं कि सब जगह से कॉमन आता है, जिसमें लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 में आज जो है आपकी आखिरी क्लास होगी, यूनिट 2 का सेक्शन ए। ठीक है, यूनिट 2 का सेक्शन ए आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल हिस्ट्री आपकी, एजुकेशनल हिस्ट्री में हम लोगों ने काफी चीजें कंप्लीट कर ली। एजुकेशनल हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेस्ड ऑन अ टीचर की, एक अध्यापक की भूमिका से पढ़े, लेकिन हम लोग एक अध्यापक के साथ साथ और जितने भी पहलू होते हैं और जितने महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखकर हम लोग करते हैं। गुड इवनिंग सविता जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक, तो गुड यहाँ पे इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था 1948, 1952, 1964, 1968, 1986, 1990, 1992 को 2 बार हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका वीडियो भी जो आपका क्रमवार से जो आपका नहीं है कि कौन से आयोग कब बना, इसका कंडीशन एक छोटा सा वीडियो आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक है, अभी बस उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, सेटिंग करने के बाद आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको ये सेशन कौन सी आयोग किस समय बना था, उसका सन क्या था, बस वो सन आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो 7-8 मिनट का वीडियो वो देख लीजिएगा, जिसमें आपको चीजें समझ हेलो, में आ जाएंगी। ठीक, अब हम लोगों ने जो कल की क्लास सबको में किया स्टक था, हो रही है कि मुझे बस? नहीं, स्टक हो रही है, स्टक हो रहा है स्टेप सबके साथ हो रहा, सर। वीडियो स्टक हो रही है, सभी के साथ वीडियो ऐसा है? थोड़ा स्टक हो रहा था। बता अब देंगे। क्लियर है? हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब क्लियर है आप लोगों को, बताओ। हाँ सर, जी सर। अब क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने एनसीएफ। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एनसीएफ करिकुलम। तो उस जो करिकुलम बना था, तो नेहा हमको बताएंगे कि जो हम लोगों ने कल की डेट करिकुलम पढ़ा है वो करिकुलम किसने बनाया था, मतलब किसके माध्यम से बना था वो करिकुलम? सर एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी के द्वारा। हाँ, एनसीईआरटी की स्थापना भी हमने बताई थी कि किस सन में हुई थी आपकी जी सर, एनसीईआरटी की। सर 1961 में। हाँ, 1961 में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें एनसीएफ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? एनसीएफ में सबसे की पॉइंट्स क्या हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसका की पॉइंट क्या होगा, बताओ। सर एनसीएफ में एक टीचर प्लस स्कूल सब इंटीग्रेटेड कोर्स किए थे, और उसमें टीचर्स के लिए ये बनाया गया था कि 2005 में टीचर प्लस स्कूल और प्लान एक्सपीरियंस बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव करना। हाँ, अगर हम लोग इसके यहाँ तक करें थे तो हम लोगों को कुछ बाकी भी रह गया था ना इसमें, कि कुछ बाकी रहे, सब हो गया था, बताओ। ये इन सर्विस और आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताया ना कि इन सर्विस एजुकेशन और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात ये लोग करते हैं, मतलब कुल मिला के इनका। जी सर, मॉडल की भी बात की थी। हाँ, मॉडल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 वाले में किस प्रकार के मॉडल को यूज किया गया है, तो बताओ कौन सा मॉडल यूज किया गया था? सर इंटीग्रेटेड मॉडल यूज किया गया था। इंटीग्रेटेड मॉडल में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्होंने क्या किस चीज की नीड बताई थी?
और लोग बताओगे, सोनाली बताएंगे कि प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इन्होंने क्या महत्वपूर्ण चीजों को बारे में बताया था। सर वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बात किए थे। हाँ, और इन्होंने पीस एडुकेशन प्रैक्टिस बोले थे, सेशन को बढ़ाने पीस की बात करी थी, एडुकेशन की नहीं बात करी की थी। थी। ये सर प्रैक्टिस टीचिंग को बढ़ाने की बात की थी, हाँ इंटर्नशिप में बदलने की बात की थी। हाँ हाँ, वो था सर, और स्कूल योगा, इंटर्नशिप, हेल्थ ये पॉइंट एडुकेशन, वो याद रखना सब। है कि प्रैक्टिस के हाँ साथ साथ इन्होंने स्कूल इंटर्नशिप को जोड़ा था यहाँ पर। ठीक है, अभी तक स्कूल इंटर्नशिप की बात कोई नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे एनकेसी। क्या पढ़ेंगे? एनकेसी। एनकेसी कब आया था? 2007 में। एनकेसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल, बताओ, नेशनल के से क्या हो जाएगा? नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज कमीशन। नॉलेज, ठीक, जी सर। नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक, नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हमारा कब बनता है? 2007 में बनता है। इसकी मुख्य भूमिका, तो इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्कूलों में काफी प्रगति की और स्वतंत्रता के बाद समग्र साक्षरता, बुनियादी ढांचे और सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में जो स्कूलों में प्रवेश था, उनके नामांकन को 21वीं सदी में शैक्षिक चुनौतियों का एक सामना करने के लिए इस आयोग की नियुक्ति की। मतलब इस आयोग को बनाने का पर्पस क्या था? ठीक, पर्पस क्या था? तो पर्पस में बताते हैं कि नेशनल नॉलेज कमीशन हैज मेड कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन स्कूल एजुकेशन। सबसे पहले क्या है? प्रोग्रेस इन स्कूल एजुकेशन। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रोग्रेस इन स्कूल एजुकेशन। प्रोग्रेस इन स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, इसके बाद ये क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि कब करते हैं? कह रहे कि प्रोग्रेस इन स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूली शिक्षा को कब इन्होंने अच्छा बनाने की बात करी, आगे बढ़ाने की। तो ये इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इन्होंने पूरा का पूरा ओवरऑल लिटरेसी की बात करी है। ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी की आप लिखेंगे, ओवरऑल लिटरेसी की बात करी ना, लिटरेसी की। अब बताओ लिटरेसी का मतलब क्या होता है? ओवरऑल लिटरेसी को हम समग्र साक्षरता बोलते हैं। समग्र साक्षरता बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल समग्र साक्षरता। अब समग्र साक्षरता क्या होती है? यहाँ पर लिटरेसी या लिटरेट की हमने डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें प्रिया जी ने हम लोग के डेफिनेशन में थोड़ा सा संशोधन कराया था। तो बताओ किसी को याद हो तो। जी सर, क्लास तीसरी तक के बच्चों को भाषा, यही था ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आप सही है। देखी तो डर गई। हाँ, भाषा विज्ञान, मतलब जो चीजें उसको आनी चाहिए, स्कूल की भाषा विज्ञान लैंग्वेज, अगर उसको आता है तो वो हाँ, साक्षर है बच्चा। मतलब कि क्लास थर्ड तक उसको भाषाओं का ज्ञान हो, गणित में छोटा मोटा ज्ञान हो उसको, विज्ञान में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ज्यादा नहीं नॉलेज हो, तो उसको लिटरेट कहते, लिटरेसी कहते हैं ना, लिटरेट। तो ये फिर इसके बाद ये बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ये ध्यान देते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा इनरोलमेंट पर। किस पर ध्यान दिया? इनरोलमेंट इन स्कूल। ठीक है, क्या बोला है? इनरोलमेंट, इनरोलमेंट के बारे में ये बताते हैं। इनरोलमेंट में इन्होंने क्या बताया है? इनरोलमेंट इन, ठीक है, इनरोलमेंट इन स्कूल। ठीक,
इन्होंने देखा कि बच्चों का नामांकन जो कम हो रहा है, इसको 21वीं शताब्दी के अंतर्गत इसको उसमें उन्होंने चुनौती के रूप में लिया कि एजुकेशनल चैलेंज हुआ। ये क्या लिया? एजुकेशनल, इन सबको इन्होंने एजुकेशनल चैलेंज लिया है। सर समग्र साक्षरता के बाद आपने क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। बता स्टक हो गया था, हम भी नहीं लिख पाए वो वाला कौन सा? पॉइंट। प्रोग्रेस सर इन स्कूल एजुकेशन बहुत एंड लिटरेसी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है। ठीक, सर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सा लिखा बड़ा है। लिखिए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद लिखा है इनरोलमेंट इन स्कूल, मतलब विद्यालयों में नामांकन। इन सबको इन्होंने क्या किया है? ये एक शैक्षिक चुनौती के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। कब से? 21वीं शताब्दी के लिए, 21 सेंचुरी। 21 सेंचुरी के रूप में लिया है, 21वीं शताब्दी के रूप में। अब सबसे पहले पर्पस तो इनके समझ में आ गए कि इन्होंने स्कूलों में स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। दूसरा, ओवरऑल लिटरेसी, समग्र साक्षरता के लिए बात करते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रख रखाव, जैसे उठना बैठना, बच्चों कैसे बैठेंगे, उनकी व्यवस्था है कि नहीं है, इन सब चीजों के लिए। और फिर इनरोलमेंट इन स्कूल, स्कूलों में बच्चों का नामांकन ज्यादा हो। 21वीं शताब्दी तक ये 21वीं शताब्दी की चुनौती के रूप में लिया, वो भी शैक्षिक चुनौती के रूप में लिया। फिर एनकेसी में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे पहले इन्होंने पहले कहते हैं कि एनकेसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसेंट इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्रूव ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब कि इन्होंने नोट करके या की पॉइंट लिया, नोट करके लिखेंगे इनिशिएटिव। ठीक है, क्या लिखेंगे? रिसेंटली इनिशिएटिव इंप्रूवमेंट ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इनिशिएटिव्स, ठीक है, क्या लिखेंगे? इनिशिएटिव्स फॉर, ठीक है, इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब कि शिक्षा की गुणवत्ता, कह रहे शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार के लिए हालिया, मतलब बहुत शुरुआती पहल करी। ठीक है, लिखेंगे शिक्षा की गुणवत्ता में, ठीक, गुणवत्ता में सुधार के लिए हालिया पहल की। इनिशिएटिव मतलब तुरंत, या तुरंत शुरुआत करी इन्होंने। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन्होंने सबसे पहले तुरंत सुधार करने की, जब इतने पॉइंट्स ये देखते हैं तो सुधार करने के लिए ये बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपके सामने। अब इसमें और देखते हैं कि ये कहाँ से बनती, इसकी संरचना कैसे आई कि एनकेओ की स्थापना कर जाए। इससे पहले एनसीएफ तो बनाया ही गया था, तो एनसीएफ के बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये बताने लगे। तो इसमें कहते हैं कि नेशनल नॉलेज कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2005 by the Prime Minister Dr. Manmohan Singh under the chairmanship of Mr. Sam Pitroda to prepare a blueprint for reform of our knowledge related institutions and infrastructure which would enable India to meet the challenge of the future। मतलब क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है, इसका गठन जून 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ठीक, डॉक्टर लिखेंगे इस पॉइंट को जी। ये आप जो हिंदी में बोल रहे हैं ना, लिखेंगे। नहीं समझ पाए क्या बोले?
हम दोनों सर साथ में पॉइंट बोले ना नोट इसलिए। करना। जी सर। ये एक छोटी सी कहानी है, ये एक कहानी है, ना कि वो कुछ चीज। इसमें ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जब गठन होना था तो जून 2005 में, मतलब कि गठन या इस्टेब्लिशमेंट इसकी जब हो रही थी ना, कंसीडर्ड की बात, तो ये जून, ठीक, जून 2005 की ये बात कर रहे हैं कि जून 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सैम पित्रोदा की अध्यक्षता के लिए एक खाका तैयार करने के लिए ज्ञान संबंधी संस्थाओं और बुनियादी ढांचा में सुधार के लिए, भारत को सक्षम बनाने के लिए एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनको जो है हायर किया। किसको? डॉक्टर सैम पित्रोदा को, या मिस्टर MR है, मिस्टर सैम पित्रोदा। सर 2005 में ही, मतलब 2005 में इसकी बात उन्होंने इनके सामने रखी, इनको बुलाया, इनसे मीटिंग करी, इन्होंने पूरी की शुरुआत, कह सकते हैं कि इस गठन की शुरुआत जो है 2005 में तो हो जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप में ये कब आती है? आधिकारिक रूप में ये 2007 में आती है। ठीक, समझ रहे? तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है। ठीक है, ब्लूप्रिंट किसका बनाया है? कि बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? ब्लूप्रिंट सर बनाया। ये पॉइंट नहीं समझ में आया, इसको क्लियर कर दीजिए। क्या? सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया कि सैम पित्रोदा का, ये एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि हमने एनसीएफ बना, हमारे सामने एनसीएफ के काम भी हो रहे, लेकिन हमारे भारत में जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, जो 21वीं सदी में आने वाली हैं, उनके लिए एक खाका तय, वो इस पर विचार कर रहे थे कि हम कुछ काम करें, कुछ ऐसी चीज बनाए। तो उन्होंने 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग संगठन को बनाने के लिए प्रयास किया, जिसके लिए इन्होंने एक डॉक्टर वो श्री सैम पित्रोदा को वहां पर इनवाइट किया और उनको अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनाने के साथ ही सैम पित्रोदा जब अध्यक्ष बन गए तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट जब तैयार करते हैं तो ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद ये अपने ब्लूप्रिंट में बताते क्या है? तो अपने ब्लूप्रिंट में, जिसको बोल सकते हैं जो संस्थान है, उन संस्थानों में क्या क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, भविष्य के लिए कैसे बनाया जाए, इसके लिए ये सैम पित्रोदा आपको बताते हैं। इस आयोग के अंदर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है। जी सर। जी सर। अब इन्होंने बताया क्या? इन्होंने मुख्य रूप से याद किए, यही आता है कि ब्लूप्रिंट में इन्होंने बताया क्या? तो इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इनेबल इंडिया टू मीट चैलेंज फॉर फ्यूचर, मतलब भविष्य की चुनौतियों के लिए। लिखेंगे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचा बनाया। क्या बनाया? बुनियादी ढांचा। ठीक है, बुनियादी ढांचा बनाया इन्होंने। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, यस सर, आ रही। जी सर। जी सर। यहाँ पर इतने पॉइंट्स हम लोग के माइंड में बैठ गए कि सबसे पहले इनकी कहानी कैसे क्या क्या बनी। अब बात आती इन्होंने और कितने, अब इन्होंने जब ये ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो ब्लूप्रिंट में इन्होंने क्या क्या चीजें फिर से जोड़ने का प्रयास किया, तो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, इस पॉइंट में यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या। तो एनकेसी ने किन क्षेत्रों पर सिफारिश की और कहा, तो सबसे पहला इनका था राइट टू एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है, राइट टू जी सर। एजुकेशन। ठीक, इनकी सिफारिशें हैं। ठीक है, सिफारिशें हैं, मतलब रिकमेंड किया इन्होंने। ठीक है, क्या किया?
ठीक है, रिकमेंड किया है। सर आज थोड़ा बड़ा लिखिए, आज बहुत छोटा लिख रहे हैं आप। पूरे में लाना है ना, इसलिए। सर मिटा दीजिए, हो गया है। अरे जस्ट सेकंड, बड़ा करने का तरीका है ना। अब दिख रहा है? हाँ, जी जूम सर। कर। ठीक है, ये हो गया। अब इतनी चीजें हम लोग के सामने आ रही कि इन्होंने सिफारिशें क्या की। तो इन्होंने पहला पॉइंट बोला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार जो होता है, सबसे पहले शिक्षा का अधिकार इन्होंने बताया, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने दूसरे पॉइंट में बताया कि लाइब्रेरीज होनी चाहिए पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। अब कोई बालक है वो कितनी किताबें खरीदेगा, इससे बढ़िया होता है लाइब्रेरी जो होती हैं, लाइब्रेरीज में बालक जाके आराम से बुक्स को पढ़ेगा, स्टडी करेगा और फिर चला आएगा अपने, जिसको बोलते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय हो जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने और क्या चीजें पढ़ी है, इन्होंने बोला है लैंग्वेज की, भाषा, भाषा पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है, लैंग्वेज पर। लैंग्वेज जिसको बोलते हैं भाषा, भाषा को इन्होंने, भाषा पर ज्यादा ध्यान दिया है कि इंग्लिश और हिंदी जो भी भाषा हो उस पर बहुत अच्छे से सबकी पकड़ होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाषा का जब आप तैयार करोगे तो आपको ट्रांसलेट की भी जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने ज्यादा जोर दिया। अब मान लो बहुत अच्छी किताबें हम लोग के सामने हो, लेकिन हमें उस किताब को पढ़ना ही ना आता हो। स्पेलिंग गलत हो गया। ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन उन्होंने कहा कि किताबें जो होती हैं, अच्छी किताबों का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया जाए। फिर उन्होंने पोर्टल की बात करी, किसकी बात करी, पोर्टल की, पोर्टल्स की बात करते हैं। ठीक है कि इसमें जब कभी कोई यूनिवर्सिटीज बने या कोई स्कूल बने तो उनकी खुद के पोर्टल्स हो, ठीक है, खुद की वेबसाइट्स हो। और इन्होंने नॉलेज नेटवर्क की बात करी, किसकी, नॉलेज नेटवर्क। ठीक, नॉलेज नेटवर्क की बात करिए। तो इतने पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं हम लोग को यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट सब है आपका। क्लियर, इतने पॉइंट बताइए। यस। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे की पॉइंट आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं ये पूरी की पूरी अगर चीजें आप देखिए एनकेसी में, तो एनकेसी में पूरा का पूरा अगर हम इसका निचोड़ निकाले तो ये कहता है कि द एम ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन इज टू इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ ए वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। मतलब एक ऐसे समाज का निर्माण करना है। कहते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो उद्देश्य है वह एक जीवन के विकास को सक्षम बनाना है। कहते हैं कि ज्ञान आधारित समाज होना चाहिए। कैसा बोला इन्होंने, की पॉइंट से इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये बोलते हैं ज्ञान आधारित समाज, ज्ञान आधारित समाज। ठीक, ज्ञान आधारित समाज बोलते हैं। कहते हैं इसके लिए मौजूदा प्रणाली में आमूल जो छोटे मोटे सुधार करने की आवश्यकता है। तो इन्होंने वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात करी है, किसकी, वाइब्रेंट नॉलेज, ये पीवाई क्वेश्चन है, ये पीवाई क्वेश्चन है इसका। हाँ, वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, बेस्ड। सर ये कैसा होता है? मतलब कि आपको अपडेट रहना है,
ठीक है। वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का मतलब है कि आपको केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जनरल नॉलेज, जीके, या जितने आपको जो आपके वेबसाइट्स होती हैं, जितने प्रकार के आपके होते, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये इन सब पर ब्लॉग्स हो गए, तो इन सब पर केवल आप इंटरटेनमेंट की चीजें नहीं देख सकते, बल्कि बहुत से ऐसे विद्वान लोग होते हैं जो स्लाइड्स आपको बनाते हैं, स्लाइड के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, उन्होंने कोई नई चीज इवेंट करी है और वो आपको बताना चाहते हैं। तो ये सब जो है इसी से संबंधित है कि आपको केवल किताबों के बारे में नहीं, बल्कि किताबी दुनिया के बाहर आके और भी भागों में डिवाइडेशन होकर आपको समझना चाहिए। ठीक, तो ये होता है वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, मतलब जागृत समाज की हम बात करते हैं। कोई भी नियम कायदा कानून हो तो उसको ये चीजें पता चलती रहे, इसीलिए तो गूगल में सबकी सब चीजें डाल दी गई हैं इस समय जी सर। ना। अब हमें किसी जल्दी अगर हम कहीं पर हमें परेशानी होती है तो हम अपने क्या करते हैं, गूगल से कंसल्ट कर लेते हैं, वो बता देता है हमें। ठीक है, जी तो सर। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी चीजें जब ये बताते हैं तो ये कहते हैं कि यह ज्ञान की मौजूदा प्रणालियों में एक क्रांति लाने का कार्य करता है, सुधार करने का कार्य करता है, और ज्ञान के नए स्वरूपों को उत्पन्न करने के लिए रास्ता बनाने पर जोर देते हैं। ठीक, कहते हैं कि दिस इनिशियल बोथ अ रेडिकल इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड creating avenues for generating new form of knowledge की बात करते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें ये हम लोगों को बताते हैं। यहाँ पर समझ में आई ये पॉइंट, सबकी को बताओ। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें यहाँ पर ये हम लोगों को बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे एजुकेशन, मतलब इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया टीचर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ये तो अभी इनका इंटरव्यू था, इंटरव्यू इन द सेंस इंट्रोडक्शन था इनका। इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम लोगों ने इनके बारे में जाना कि ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन टीचर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको साफ कर दें, जी सर। छोटा कर दे तब। जी सर। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्यापक के, इन्होंने टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं, उससे रिलेटेड हम लोग इसमें देखेंगे पॉइंट्स। ठीक है, और आपको वीडियो जो है, आपको वीडियो YouTube पर मिल गए होंगे। ठीक है, लिंक मैंने नहीं भेजा है, लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा उन लोग को वीडियोस मिल चुके होंगे ना। मिले कि नहीं मिले वीडियो बताओ। हाँ सर। जी सर, मिल गया। हाँ, मिल जाते ना। दरअसल सामने नहीं लगा लगता है ना, तब तक समय नहीं मिलता लगाने का। ठीक है, समय का अभाव ज्यादा है। चलो, अब हम लोग बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके? टीचर एजुकेशन। ठीक, टीचर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए विशिष्टता के आधार पर इन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को महत्वपूर्ण बताया है, इसलिए यह एक विशेष रूप से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर टीचर साइंस टीचर आर क्रिटिकल टू इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब साइंस टीचर को इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका बताई है कि यहाँ पर जो साइंस के टीचर होंगे, साइंस टीचर, ठीक, साइंस टीचर के लिए इन्होंने बोला है कि कहते हैं कि वो अनेक तरीके की क्वालिटीज उनके अंदर आप पैदा करिए, उनको अनेक तरीकों की चीजें आप सिखाइए, जिसमें जो है वो शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के लिए एक सही तरीके से हम लोगों को बताएं। ठीक है, इसमें एनएस मॉडल में बिल शिक्षक
एनएस मॉडल बिल शिक्षक में क्या बोलता है, कहता है कि द मॉडल बिल हैज नो स्पेसिफिकेशन ऑफ ए टीचर और द क्वालिफिकेशन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग नीडेड फॉर द पोजीशन। ठीक, मतलब कहते हैं कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के लिए या शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता को परिभाषित करने के लिए एक मानदंड निर्धारित करना चाहिए ना, चाहे वो सेवाकालीन अध्यापक हो या वो सेवा पूर्व अध्यापक, मतलब इन सर्विस टीचर हो चाहे प्री सर्विस टीचर हो, उनके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए टीचिंग लाइन में आने के लिए। जब टीचिंग लाइन में आने के लिए इन्होंने बोला है कि टीचिंग लाइन में कोई भी अगर प्रवेश करना चाहता है तो प्रवेश करने के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके लिए क्राइटेरिया को निर्धारित पहले से आप कर दो ताकि वो प्रिपेयर होकर आए। जब ट्रेन टीचर हम लोगों को मिलेंगे, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेन टीचर मिलेंगे तो चीजें आसानी से उनके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इन्होंने इसीलिए पद के लिए आवश्यक बोला, इन्होंने बोला कि एक खोजकर्ता को केवल उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पढ़ाता है और कक्षा में पढ़ाता है। मतलब कह रहा है कि ए सर्च इज ओनली डिफाइंड अ पर्सन हु टीचर इन द क्लासरूम। ठीक है, क्या कह रहे कि ए सर्चर, ठीक है, ए सर्च, ठीक है, ए सर्चर कह रहे ए सर्चर इज ओनली डिफाइंड एज ए पर्सन हु टीचर इन द क्लासरूम। मतलब वो कह रहे कि उस एक खोजकर्ता को केवल उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या एक रिसर्चर को जो सर्च करता है जो कि क्लास में पढ़ाता है, जो कक्षा में पढ़ाता है। आप मान लो कोई भी टीचर है अगर वो क्लास में पढ़ा रहा है, डेली अगर एक ही तरीके से पढ़ाएगा तो बच्चे क्या होंगे, बोर हो जाएंगे। तो बच्चे बोर हो जाएंगे तो उनको बोरियत महसूस ना हो, उनका इंटरेस्ट पैदा रहे हमेशा पढ़ने लिखने में, तो उसके लिए अनेक तरीके की उनके अंदर कलाएं होनी चाहिए। जब उनके अंदर अनेक तरीके की कला होगी, अब डेली है, डेली क्लास में आओ मैथ लगाओ चले जाओ, डेली क्लास में आओ मैथ लगाओ चले जाओ। अरे भाई किसी दिन उनका टेबल का कंपटीशन करा दो, किसी दिन 4-4 का ग्रुप बना दो, उनका टेस्ट ले लो, कह दो जो अच्छा मार्क्स लेकर आएगा उसको कोई ना कोई प्राइज दिया जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो सिखाने के जब हम लोग बीएड करते हैं तो वास्तविक रूप में जो बीएड करेंगे उनको ये सब चीजें सिखाई जाती है, टीचिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाती है कि क्लास को कैसे बोरिंग ना करें हम, कैसे बच्चों को अपने मतलब अपने क्लास में कैसे अट्रैक्शन ला सके, क्या क्या ऐसी गतिविधियां करें जिससे बच्चा आपके साथ में 40 मिनट के साथ जुड़ा रहे, एकदम बिल्कुल फोकस रहे। कुछ गतिविधियां कर दे जैसे आपने बताया, या फिर ब्लैक बोर्ड पे ही हम अगर गिनती सिखा रहे हैं तो खींच दे, या ग्राउंड में लेके जाए तो ग्राउंड में ले जाके भी हम, या रियल ऑब्जेक्ट से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल वाकई में 1 ईयर वाले में बहुत ज्यादा होता था सर, अभी 2 ईयर वाले में उतना बच्चों का टीचिंग का क्राइटेरिया बस बढ़ा दिया है, बट उतना नहीं सिखा पाते बीएड वाले बच्चों को, हम लोग ट्रेन नहीं कर पाते जितना हम 1 ईयर वाले में कर पाते। इसका मेन कारण है कि प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा हो रहा है उतनी चीजों को समाप्त किया जा रहा है। आपको और हमको भी पता है जब कभी आपका इंडेक्स निकाला जाता है कि पूरे अगर पूरा भारत में देखा जाए टॉप स्कूल में कौन आता है, आता गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो जितना प्राइवेट बढ़ेगा उतनी क्षमताएं कम होती जाएंगी। ये बात आपको भी समझना है, हमको भी समझना है, लेकिन कोई इसका विरोध नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें पूरे के पूरे शिक्षकों को ही आप संविदा पर रख दोगे। जब शिक्षकों को संविदा पर रख दोगे तो संविदा पर रखने का तरीका भी क्या है, उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम में कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कुछ नहीं, जिसको चाहा उसको संविदा पर रख लिया, गेस्ट फैकल्टी में रख लिया, काम चला रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है ना, मैं बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, हम हैं, आप है, जितने भी शिक्षक वर्ग है या किसी भी प्रोफेशन से कोई भी जुड़ा है, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। बल्कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आप जो 40,000 या 60,000 या 1 लाख आपने पेमेंट कर रखी है उस पेमेंट को थोड़ा कम कर दो और टीचरों को भर्ती करो। आप तो दिन ब दिन पेमेंट बढ़ाते जा रहे हो। अरे टीचरों को ऐसा दो कि वो लोग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट ना, तो ऐसी चीजें हम लोग समझेंगे
तब जाके आगे भविष्य हम लोग का उज्जवल होगा। ठीक है, नहीं तो आप भी नेट JRF, हम भी नेट JRF, सब टीचर के लिए तैयार हो, लेकिन उनको ले जाने, रास्ते पर ले जाने के लिए अब नौकरी सबको चाहिए, सभी के अंदर काबिलियत है, तो सबको तो टीचर नहीं बना सकते ना, या सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो उनके लिए इनको एक बीच का रास्ता निकालना। बीच का रास्ता क्या है कि आप सैलरी कम करो, स्कूलों को एडेड कॉलेज बनाओ, जिसमें जो है आधा गवर्नमेंट का अधिकार हो, आधा सेल्फ फाइनेंस जो भी मैनेजर होते हैं उसका अधिकार हो, तो वहां पर कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। ऐसे अनेक तरीके की समस्याओं के समाधान है, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो होता है ना। समझ में आया? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो यही है, कुल मिला के इन्होंने ICT पर ज्यादा जोर दिया। इनकी बात अगर हम करें तो इन्होंने ICT पर ज्यादा जोर देते हैं, कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी पर इन्होंने ज्यादा किया। इन्होंने बोला इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर इन्होंने ज्यादा प्रेशर करके बोला। इन्होंने कहा कि छात्र, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे छात्र हो, शिक्षक हो या प्रशासन हो, सभी के लिए ICT हेल्पफुल होगी। किसके लिए? चाहे आपके स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के साथ साथ आपके टीचर हो, ठीक है, चाहे फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपका चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे ये आपके सब चीजें। क्लियर है? पॉइंट बताओ यहाँ तक। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यशपाल कमेटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यशपाल कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, इसको साफ करें। जी सर। लिख लिया होगा ना? हाँ जी सर। ठीक। हाँ, लिखिए सर। सर, हाँ, मान लीजिए कोई B.Ed करता रहे तो वो क्या PhD के लिए अप्लाई कर सकता है? देखिए कभी भी गवर्नमेंट ने क्या रखा है, कभी भी दो रेगुलर डिग्रियां या प्रोफेशनल कुछ भी दो एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक प्राइवेट एक, लेकिन आप याद रखो कभी भी दो डिग्रियां साथ में करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। आपका कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो B.Ed करो, PhD कर रहे हैं तो PhD करने से फायदा क्या है ये तो जान लो। मान लो PhD आपने कर ली, ठीक, PhD करने का केवल फायदा ये है कि आपको इंटरव्यू में छूट मिलेगी, कहीं पर 10, कहीं पर 20, कहीं पर 30, बस इतनी ही छूट मिलती। लेकिन B.Ed करोगे, ठीक, B.Ed जब आप करोगे तो B.Ed में क्या होता है, B.Ed में आपको, आप प्राइमरी में जा सकते हैं और जूनियर में जा सकते हैं, PGT के लिए, सॉरी, आप LT के लिए तैयार हो सकते हैं, TGT के लिए तैयार हो सकते हैं। मतलब कि इससे अनेक तरीके के रास्ते खुलेंगे और इससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, यहाँ पर ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब ये आपको बड़ी कक्षाओं में लेकर जाएगा, उच्च शिक्षा की तरफ ले जाएगा, जबकि B.Ed जो आपको माध्यमिक शिक्षा या कक्षा 12 तक के अंदर तक को ही लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं दोनों के फायदे। इससे आपके एक रास्ते, एक पहले TGT निकलेगा, दूसरा आपका LT निकलेगा, ये TGT निकलेगा, दूसरा LT निकलेगा आपका, तीसरा आपका प्राइमरी निकलेगा, ठीक, चौथा आपका जूनियर निकलेगा, ठीक, जूनियर, तमाम ऐसी चीजें। मतलब फॉर्म डालेंगे तो इसीलिए पूछ रहे थे। हाँ, तो आपको मैं साल बता दूं, आपको नहीं PhD अप्लाई आपको कर अभी नहीं सकते हैं। करना है, अभी आपको B.Ed करना है ना। और B.Ed के साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि आपको TGT के लिए या LT के लिए या आपको प्राइमरी के लिए या जूनियर, तो यहाँ पे TGT और LT के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन द सेंस जो 10th क्लास तक जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं या जो सब्जेक्ट होते हैं उन सभी को लेने की बात कर रहे हैं ना। तो आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है? सर मेरा एशियन हिस्ट्री है, एजुकेशन और पॉलिटी। हाँ, बोले। सर एशियन हिस्ट्री, सर ग्रेजुएशन में मेरा एशियन हिस्ट्री है और पॉलिटी है, एजुकेशन। तीनों सब्जेक्ट हैं? जी सर। तीनों सब्जेक्ट, मतलब BA थर्ड ईयर में कौन से कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप किया होगा ना? BA थर्ड ईयर,
हाँ सर, बीए थर्ड ईयर में मेरा वो था, हिस्ट्री था और एजुकेशन। यही तो गलती। तो यहाँ पर यही कंडीशन मेरे साथ भी था। मैं हमारा जो सब्जेक्ट था बीए में आपका हिस्ट्री था और एजुकेशन था और सोशियोलॉजी था, तो मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बना। आपने अभी अगर आपके यहाँ फॉर्म ना आपका बीए, अच्छा बीए में सब कंप्लीट है, तो आपको सिंगल सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, सिंगल सब्जेक्ट से आपको फिर से बीए करना होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ये पॉलिटी, ये पॉलिटी से आपको सिंगल सब्जेक्ट पॉलिटी से आपको करेंगे, तभी आप जो है टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, एलटी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और जितने विषय हैं यहाँ पर तब आप जाके तैयार होंगे बीएड करने के बाद। और ये आपका 2 साल का होता है सिंगल सब्जेक्ट। अच्छा बीए सर। की एमए करना होगा ना? नहीं, बीए करना होता है, टीजीटी के लिए बीए करना होता है आपको सिंगल सब्जेक्ट। जो भी कॉम्बिनेशन बनता है बीएड के लिए वो आपका ग्रेजुएशन लेवल से ही देखा जाता है, आपका कॉम्बिनेशन, ठीक। तो सर हिस्ट्री तो है ही मेरा, हाँ, हिस्ट्री तो तो है ही, पॉलिटिकल और साइंस एमए से एमए में सिंगल भी सब्जेक्ट से हिस्ट्री है आपको मेरा। बीए फिर से करना होगा। हेलो। अच्छा। हाँ, हाँ सर। ठीक है, तो ये आपको तो करना ऐसे होगा अभी। ऐसे अगर तो अगर हम ऐसे ही बीएड का डालते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे बीए अब करना पड़ेगा। बाद में आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आप ना तो टीजीटी दे पाओगे ना तो एलटी दे पाओगे। प्राइमरी और जूनियर तो दे नहीं देंगे, सर, मुझे लेकिन वहां मुझे पर भी सर सब्जेक्ट सर कॉम्बिनेशन का कभी कभी समस्या आ जाती है। सर करना तो मुझे ये हायर एजुकेशन में है, लेकिन बीएड हम कर रहे हैं। देखिए, हायर एजुकेशन में भी जाने के लिए आपको बीएड प्लस एमएड दोनों चीजें होना चाहिए। जब कभी आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हायर एजुकेशन में आपको क्या क्या होना चाहिए, आपका बीएड हो प्लस एमएड हो प्लस एजुकेशन फील्ड पीएचडी में हो। जाएंगे तब, नहीं तो आपका स्कूली सब्जेक्ट मायने रखता है ना सर? जी, प्लस जैसे कि पीएचडी हो, मान लो, साथ में आपका कोई टीचिंग सब्जेक्ट हो। मनु तो सर सर अगर ये वो लोग पीएचडी कैसे करते हैं जो एमए के बाद तुरंत पीएचडी का अप्लाई कर हाँ, देते वो हैं? लोग भी सब्जेक्ट पीएचडी करते हैं, लेकिन वो लोग अब कहाँ पर पढ़ाएंगे, यूजी में या पीजी में पढ़ाएंगे, आपके यूजी या पीजी में पढ़ाएंगे आपका। जबकि ये जो पूरी आपको जो लेते हैं वो आपको बीएड या और एमएड में पढ़ाते हैं आपकी, और डीएड भी आएगा, डीएड ठीक है। तो इन दोनों में डीएलएड ये भी आएगा। हायर एजुकेशन में जब आप जाओगे तो हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाने के लिए यही लोग मिल जाएंगे, लेकिन यूजी और पीजी में जाओगे तो यहाँ पर आपका एमए ओनली पीजी होगा। तो पीजी के बाद आप पीएचडी कर लेंगे, पीएचडी के बाद आपको जो है वेटेज मिलता है, या फिर आप नेट हो जाओ, यूजी उसके पीजी बाद जो है अब तो नेट वालों अब पीएचडी वालों को मस्ट करने वाले हैं। ऐसा था, अब शायद कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं तो और उसमें। सर और सर लास्ट में जैसे एक सब्जेक्ट से मुझे बीए करना रहे तो क्या इग्नू से उसकी मान्यता होती है? हाँ, इग्नू से ओपन डालते हैं यूनिवर्सिटी, फिर? कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप करेंगे उसकी मान्यता रहती है आपकी, लेकिन बात ध्यान जी रखना सर। है कि साथ में नहीं होनी चाहिए। हाँ, जी दो सर। रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आपको सर इस फर्स्ट बार तो फॉर्म डाल दे रहे हैं बीएड का। नहीं, फॉर्म डालिए और बीएड भी करिए, क्योंकि टाइम को खराब करने से कोई मतलब नहीं है ना। अभी आप नहीं जी डालोगे जी सर। पीएचडी के लिए, फिर आपको नेट होना पड़ेगा, नेट के बाद आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, पीएचडी में इन सेंस आपको 5 इयर्स लगेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे 5 इयर्स में केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होंगे। जबकि आप बीएड कर लोगे तो बीएड में 1 2 3 4 5 कई रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, और आप पीएचडी करो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना। जाना है हमको, यहाँ पर भी आपको भी जाना है, नहीं हमको तो भी जाना मनोज है, सर, तो हम सबसे पहले छोटी सीढ़ी चढ़ लें, एक कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे हम लोग, ठीक। नहीं तो मनोज सर, अगर ये अपने सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहती है बच्ची
तो इसको अपने सब्जेक्ट में ही नेट निकालना होगा, तो ही तो पीएचडी में सिलेक्शन होगा। हाँ, अब पीएचडी के लिए जैसे आप ये कह रहे हमारा हैं तो सब्जेक्ट पढ़ के नहीं कर सकती, नहीं, पीएचडी अगर आपको करना जैसे है, हिस्ट्री में करना। जस्ट वेट, पीएचडी में जैसे आपको करना है तो आपका जो जो सब्जेक्ट है पीजी में उसी विषय से करना है, या फिर कुछ लोग एमएड के आधार पे करते हैं, ठीक है, एमएड के आधार पर भी करते हैं, तो वो एजुकेशन से ही जाता है। अब जैसे आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है, इन द सेंस आप मान लो किसी का वो हो हिस्ट्री से उसने पीजी कर रखा हो, ठीक है, तो वो एमएड से अगर पीएचडी कर लेगा तो उसका जो है कहीं टीचिंग लाइन में हो जाएगा। अगर केवल हिस्ट्री से उसने कर रखा है पीएचडी तो वो यूजी या पीजी में पढ़ाने के मतलब वहां पर अच्छे उसको पद मिलेंगे वहां पर। जी, इसको वो वाला नेट देना पड़ेगा इस पीएचडी में जाने के लिए, या फिर पीएचडी एंट्रेंस देना पड़ेगा हिस्ट्री में जाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वाले एजुकेशन से नहीं होगा। अगर एमएड करते हो तो रास्ता खुल जाएगा, अदरवाइज आपको वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री का नेट। कुल मिला के मेरी या किसी की भी राय हो तो सबसे पहले आपको बीएड करना चाहिए। बीएड के बाद आप 2 साल का ये कोर्स करिए, 4 साल में आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे ना। अपने एजुकेशन सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट को आपको पढ़ने, क्योंकि सब जगह एजुकेशन सब्जेक्ट ही आएगा आपका। आप सुपर टेट की तैयारी करोगे, सुपर टेट में पूरा का पूरा एजुकेशन सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आता है ना, काफी चीजें उसमें आ जाती हैं, इसलिए एजुकेशन को नहीं छोड़ना है हम लोग को। तो चलिए यशपाल कमेटी रिपोर्ट पढ़ें। मनोज सर बोले। लेकिन सेट में एजुकेशन नहीं आता है। जो सेट का पेपर हम लोग देते हैं ना हमारे यहाँ, उसमें एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है, एजुकेशन सब्जेक्ट ही नहीं है मनोज सर। चलिए पेपर दिखाइएगा, आप कहाँ से आंधी? कहाँ पर एजुकेशन है आपका? छत्तीसगढ़ से। नहीं है, यहाँ सेट में एजुकेशन नहीं है। अच्छा, चलिए हम लोग के यहाँ भी सेम है। अच्छा, तो सर ये सर आप जितनी वैकेंसी बताइए ना, हमारे यहाँ एक भी नहीं निकलती हम लोग के यहाँ आने वाली है। हम आपको अगर हमारे यहाँ भी सर, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं कोई भी अगर अदर स्टेट का भरना चाहता है तो वो जनरल कैटेगरी में आके फाइट करेगा, तो आप आराम से भरिए। तो वैसे भी जनरल वाले भारत में कहीं पर भी फॉर्म निकले और आपको लगता है कि मुझे एग्जाम देना चाहिए तो आप उस फॉर्म को भरिए, और तैयारी तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, तो हर जगह निकलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यशपाल कमेटी रिपोर्ट। सर मुझे एक पॉइंट नहीं समझ में आया, जैसे मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट है और हमें पीएचडी करना रहे, तो पीएचडी तो हम कर सकते हैं ना एजुकेशन हाँ, कर सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से। लेकिन तो फिर एमए किसमें है, पहले ये पूछो बच्ची का एजुकेशन से एमए एजुकेशन से। तो सर मतलब मुझे दिक्कत नहीं होगी ना, उससे अप्लाई हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, नहीं कोई दिक्कत हो सकता है आराम से, ठीक। चलिए लगता है नेहा को गाइड मिल गया है। हाँ हाँ, वो कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो बीएड का फॉर्म डालना है तो इसीलिए हम पूछे। गाइड मिलने के बाद ही पीएचडी में कॉन्फिडेंस होता है बेटा। हाँ ये बात तो रहता है। हाँ चलिए हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यशपाल कमेटी रिपोर्ट। यशपाल कमेटी रिपोर्ट है क्या? तो सबसे पहले जानेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष रहे थे प्रोफेसर यशपाल, उनकी अध्यक्षता में मार्च 1992 में, कब? मार्च 1992, ठीक है, 1992 में किसके? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल जो कि इससे पहले यूजीसी किसके अध्यक्ष थे? यूजीसी के चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे आपके। फिर इसमें कहता है कि मार्च 1992 में सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता, जिसमें स्कूली छात्रों पर अकादमिक बोझ जो है बोझ को कम करने के लिए तरीकों और साधनों का सुझाव दिया जा सके। तो इसमें क्या कहा गया कि द कमेटी पॉपुलरली नाउ एज यशपाल कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जुलाई 1993, मतलब 1992 में बना और 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और फेमस क्यों हुए?
फेमस क्यों हुए? फेमस एक बात के लिए हुए क्योंकि जब इनको ये कमेटी बनी तो ये देखा गया कि बालकों पर या स्टूडेंट्स पर कितना बोझ होता है। बोझ का मतलब कि उनके ऊपर तो इन्होंने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था तो उसका शीर्षक क्या था? हमेशा लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या आता है? जी सर, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं। ठीक, लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ के अधिगम। बोझ के बिना अधिगम। सर एक बार वो फिर से पूरा बता दीजिए, थोड़ा सा नहीं ध्यान गया हो। बता। 1992 में इनकी स्थापना हुई थी सर। ठीक है, 90 मार्च 1992 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना होती है और इनको जब हायर किया जाता है तो हायर करने पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्कूली छात्रों पर जो अकादमिक जो मतलब कहते हैं कि द नेशनल एडवाइजरी कमेटी was set up by the government in March 1992 under the chairmanship of Professor Yashpal, former chairman of UGC, to suggest way and means to reduce academic बर्डन ऑन स्कूल स्टूडेंट। मतलब कि स्कूली बच्चों पर जो आपका अकादमिक बोझ बढ़ता था उसको सुधारने के लिए उन्होंने 7 तरीके बताए। जब वो तरीके बताए तो उन्होंने अपने रिपोर्ट को 1993 में सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया तो उसका टाइटल क्या रखा? टाइटल यही पूछाता है कि इनका टाइटल बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ के अधिगम या बोझ के बिना अधिगम होता है। इसी को सीखना कहते हैं। जी सर। ठीक, सीखना कहते हैं। तो इतने पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों को मिल जाते हैं। हम लोग को क्लियर है? पॉइंट बताओ यहाँ पर। जी सर। ठीक, अब पहले कहते हैं कि कह रहे कि इन द ईयर 2009 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब MHRD 2009। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं? यशपाल कमेटी रिपोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? हेलो सर आपने बताया 1992 में। 1992 में आपने लेकिन बताया। अब यहाँ पर देखेंगे रिपोर्ट, इसमें यशपाल कमेटी रिपोर्ट में कहता है कि वर्ष 2009 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक स्थापना की थी जो यशपाल समिति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जानी जाने वाली उच्च शिक्षा समिति है। ठीक है, कहते हैं कि इन द ईयर्स 2009 in the Ministry of Human Resource Development has set up a committee on higher education knowledge as यशपाल कमेटी। मतलब कि यशपाल कमेटी के नाम से जाने वाली उच्च शिक्षा समिति। मतलब कह सकते 2009 में उच्च शिक्षा समिति की स्थापना करते हैं। ठीक है, किसकी स्थापना होती? उच्च शिक्षा समिति की, जो यशपाल समिति के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? यशपाल। ठीक है, यशपाल समिति के नाम से जानी जाती है। अब इसमें क्या क्या सुधार किए हैं? इसमें कहते हैं कि इस समिति में जो आपके अध्यक्ष थे यशपाल ने, उन्होंने सुधारों की जांच करने के लिए भारत में उच्च शिक्षा में जितने भी सुधार हो सकते थे वो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बताया। ये जब बनी थी इसकी स्थापना थी स्कूली बच्चों के लिए। लेकिन जब ये यशपाल कमेटी रिपोर्ट, यहाँ पे यशपाल कमेटी की बात करते हैं तो यशपाल कमेटी जो है 1992-93 में बनती है। लेकिन
लेकिन जब यशपाल कमेटी रिपोर्ट की बात करेंगे तो रिपोर्ट में आपका 2009 में बनता है, जिसमें यशपाल कमेटी इसका नाम पूरा होता है। इसमें क्या किया था, इसमें उच्च शिक्षा समिति के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या देखा गया, इसमें जो है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में क्या क्या चीजों को सुधारा जाए, जबकि इसमें स्कूली शिक्षा को ध्यान देने की बात कही गई थी। तो दोनों में अंतर केवल इतना है कि ये स्कूली शिक्षा की बात करते हैं और ये हायर एजुकेशन की बात करते हैं। तो इसलिए यशपाल जो है, अगर पूछा जाए इनका बैकग्राउंड, तो ये एक बहुत प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, टीचर थे, एकदम साइंस के टीचर थे। मतलब कहते हैं कि यशपाल वाज द ग्लोबली रिनोन्ड फिजिशियनिस्ट, एकेडमिक एंड हायर एजुकेशन रिफॉर्मर प्रोफेसर, मतलब बहुत बड़े प्रोफेसर थे ये आपके। ठीक है, इनका नाम जो है वैज्ञानिकों में होता था, मतलब वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता वाली जो समिति का कार्य क्षेत्र था वो बाद में जो है भारत में उच्च शिक्षा के नवीनीकरण और कायाकल्प की सलाह के लिए विस्तारित हुआ। मतलब क्या कहते हैं, एडवाइज रिनोवेशन एंड रिजुवेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब कि इन्होंने भारत में जो उच्च शिक्षा है उसमें बहुत ढेर सारा काम किया। छोटी कक्षाओं के लिए तो बोझ के बिना अधिगम तो बताइए, लेकिन जब हायर एजुकेशन में आते हैं तो हायर एजुकेशन में बताते हैं ये कि इसमें जो उच्च शिक्षा में कुछ नई नई चीजों को हमेशा जोड़कर बताने के लिए बोलते हैं। इसलिए इनका जो है ये इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्कूली शिक्षा के साथ हायर शिक्षा दोनों को जोड़कर बताने की बात करी। इन्होंने कहा जब स्कूली शिक्षा को आप अच्छे तरीके से बता ले जाओगे तो हायर एजुकेशन में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी वहां पर। क्लियर है सर? सर भौतिक विज्ञान के हाँ, भौतिक साइंटिस्ट आप बताए हैं। विज्ञानी थे। अब ये जो प्रोफेसर थे ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। अब इसकी बात आती है कि प्रोफेसर यशपाल समिति जो बनी थी इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये सिफारिशें लिख लें, क्योंकि सिफारिशें ही एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसमें कहते हैं कि इस समिति द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट जो है वो यह थी कि इन्होंने डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा जो है क्या हो रही है छोड़ देना चाहिए। मतलब कि कह रहे हैं कि इन द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय कमेटी द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि अंतिम रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, MHRD को। ठीक है, अंतिम रिपोर्ट जब सौंपते हैं तो क्या बोलते हैं, इट वाज रिकमेंडेड दैट द डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस शुड बी एनाबॉन्डेंट की बात करते हैं। मतलब कि डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए बोलते। फिर उन्होंने क्या बोला है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ इन्होंने बोला कि इन्होंने एक और सिफारिश और एक और बात कही कि इन्होंने कहा कि सभी योग्य डीम्ड विश्वविद्यालयों को मतलब जो विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उनको पूर्ण विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर देना चाहिए या उनकी समाप्ति की घोषणा कर दी चाहिए। मतलब कोई उनको बड़े स्तर पर लेके जाना चाहिए। समाप्ति की भी घोषणा की थी जी सर, डीम्ड यूनिवर्सिटी की समाप्ति की भी घोषणा की थी कि या तो उसको बना पूरी तरह इस्टेब्लिश कर दिया जाए या तो उसको समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी को पूर्ण कंप्लीट कहते हैं कि इट वाज आल्सो रिकमेंडेड दैट ऑल द डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी शुड बी आइदर कन्वर्ट टू फुल, ठीक है, फुलफिल्ड यूनिवर्सिटीज। मतलब कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने कैसे बदलने के लिए बोला, फुलफिल्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला है, ठीक है, फुलफिल्ड के बारे में,
फुलफिल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक, मतलब पूर्ण विश्वविद्यालय, ठीक, समझ है। मतलब इनका कहना है कि डीम्ड विश्वविद्यालयों को या तो बंद कर दो या तो उनको परिवर्तित कर दो, बस किसमें, कंप्लीट या फुल यूनिवर्सिटी के बारे फुल यूनिवर्सिटी के रूप में, मतलब उनको एक अपना अधिकार दे दो पूरी तरीके से, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करो, उनको परेशान ना करो, ये सब चीजें इन्होंने बोली थी इसमें, ठीक है। तो ये था फुल कि इसको पूर्ण जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को या तो खत्म कर दीजिए या तो उनको पूरा का पूरा अधिकार या पूरा का पूरा दर्जा दे दीजिए, फुल यूनिवर्सिटी बना दीजिए आपका। फिर इसमें कहते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में GRE की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, याद रखिएगा, GRE, ठीक, GRE की बात करते हैं। अब GRE क्या है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, क्या है, ग्रेजुएट, ठीक, रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम लोग। क्लियर, इतने पॉइंट बताइए यहाँ पर कि जो GRE होता है वो होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, अगर हिंदी में अगर बात करेंगे कहेंगे स्नातक रिकॉर्ड परीक्षा, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्नातक रिकॉर्ड परीक्षा जैसी एग्जामों की जरूरत है। इन्होंने बोला कि ऐसे टेस्ट को अगर हम लाते हैं तो ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अब ये GRE ये किसके लिए होगी, क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में आपसे, मेरी वॉइस आ रही, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो, हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए क्या किया गया, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो GRE मतलब कि स्नातक रिकॉर्ड परीक्षा जैसी एग्जामों को शुरू करने की बात बोलते हैं ये। तो बोलेंगे द रिपोर्ट आल्सो सेड दैट a GRE like test need to be evolved for the purpose of university education, ठीक है, किसके लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सर इसमें कैसा एग्जाम होता है, मतलब यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड एग्जाम में? इन्होंने कहा कि ये एक ग्रेजुएट मतलब कि विश्वविद्यालय जब कभी कोई बच्चा जाएगा तो उसके लिए उसका स्नातक रिकॉर्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो उसके रिकॉर्ड को वहां पर रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका जब और आगे की क्लास में जाएगा या कहीं अपना रिकॉर्ड लेकर जाएगा तो उसका बेटर इंप्रूवमेंट उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ऐसी परीक्षाओं को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए बात करी है, ये सिफारिश करी है इन्होंने, ठीक है। स्नातक रिकॉर्ड परीक्षा ये GRE के रूप में अगर आपके सामने आएगा तो आप इसको बताएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट आता है इसमें और इन्होंने क्या सिफारिशें करी, तो इन्होंने कहा कि आपका NCTE, AICTE, UGC, ठीक है, इन सबको अन्य जैसे अन्य निकाय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग, जो कि यहाँ अनुसंधान आयोग कौन सा है आपका, बताओ, अनुसंधान आयोग, उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको बोलते हैं हम लोग CHER, ठीक है, ये आता है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, देखिए, कमीशन, ठीक, कमीशन, C से कमीशन हो गया और फिर आपका H से हायर, कमीशन फॉर हायर, ठीक है, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, एंड रिसर्च, ठीक, रिसर्च,
इसके लिए बोला कि इन्होंने इसके लिए क्या बोला है कि इसके लिए इन्होंने सात सदस्यों के बारे में कहते हैं कि इस समिति में आपका ये नया है, इसके साथ साथ और चीजें क्या जोड़ते हैं, और चीजें देख लो, ठीक है, और चीजें आपकी क्या है देख लीजिए यहाँ पर और आपको जो जोड़ा गया है बताओ, एनसीटीई AICTE, ठीक है, AICTE है आपका, और यूजीसी है, इन लोगों के लिए, और जो ये आपका नंबर 4, इन चारों के लिए इन्होंने कितने 7 सदस्यों के एक निकाय बनाने की बात बोली, बोला 7 मेंबर बॉडीज होनी चाहिए, कितनी से, ये क्वेश्चन आएगा 7 मेंबर बॉडीज, ठीक, 7 मेंबर बॉडी, इनके 7 सदस्य निकाय होने चाहिए, मतलब इनकी 7 सदस्य वाली होनी चाहिए निकाय इनकी। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट सबको बताओ? जी सर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद 9 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें इसके आगे की कहानी को हम लोग पढ़ेंगे ना, 2009 में जो सिफारिशें करी गई हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्लास रखते हैं, फिर आगे हम लोग मिलते हैं 9 बजे तक। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। ठीक है, हम लोग